हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। हाँ, थोड़ा स्वागत है आज के लेक्चर में आपका। तो ध्यान दीजिएगा, अब अपन इस लेक्चर में जीरो सिरे और जो हाइड्रो सिरे के स्टेप्स और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो आप देखिए बेटा, जीरो सिरे जो जी आर्क है, जीरो सियर है, शुष्कता रंभी अनुक्रमण है, यानी बेटा एकदम शुष्क स्थानों से प्रारंभ होगा। और इसमें अपन ने जीरो सिरे में जो एक प्रमुख की बात की थी, वो बात की थी कि बिल्कुल नग्न चट्टानों से, शुष्क चट्टानों से अगर शुरू हो तो आपका होता है लिथोसियर। लिथोसियर, यस बेटा। तो आप जानते हो कि शुष्क चट्टानों से प्रारंभ होने वाला अनुक्रमण आप जानते हो बेटा क्या है? लिथोसियर। बात को समझ रहे हैं भाई? एकदम शुष्क, ड्राई, एरिड, एकदम शुष्क चट्टानों से प्रारंभ होने वाला अनुक्रमण जो जीरो सिरे के अंदर आपका क्या हो गया? लिथोसियर। क्योंकि बेटा आप जानते हो कि पृथ्वी के ऊपर सर्वप्रथम स्थल पे वनस्पति आई। तो आप जानते हैं कि ये नग्न चट्टानें थी, खुली चट्टानें थी, नमी या पोषक तत्व इन पे बिल्कुल न के बराबर थे, नमी या पोषक तत्व नहीं थे। और अपन कहेंगे पहले से कोई प्रकार का कोई ऑर्गेनिक मैटर था ही नहीं, क्योंकि पहले कोई लिविंग ही नहीं था। जब कोई जीवित ही नहीं था, जब उसकी डेथ ही नहीं हुई, तो कहां से ऑर्गेनिक मैटर आ जाता भाई? बात को समझ रहे हैं? तो आप समझ पा रहे हैं बेटा कि ये आप लिथोसिरे कि एकदम शुष्क चट्टानों से प्रारंभ होने वाला। अब देखिए बेटा, इस अनुक्रमण की स्टेजेज क्या होती है? स्टेजेज, अवस्थाएं, लिथोसियर की अवस्थाएं, स्टेजेज क्या क्या होती है? तो आप समझ सकते हैं बेटा कि मैंने आपसे कहा कि जो नग्न चट्टानें थी उनमें नमी और पोषक तत्वों की बहुत ही कमी थी और अत्यधिक शुष्क आवास थे। तो देखिए कि यहां पाइनियर के रूप में, पुरोगामी समुदाय के रूप में, पाइनियर प्लांट्स के रूप में लाइकेन आए थे। लाइकेन, मूल अन्वेषक प्रजातियां लाइकेन। और लाइकेन ने कार्बनिक अम्लों का स्त्राव किया और चट्टानों का अपक्षय, ऊपरी परत का थोड़ा विघटन किया। लेकिन साथ ही साथ उन लाइकेन की भी तो मृत्यु हुई। तो फिर मृत्यु हुई तब क्या बना? ऑर्गेनिक मैटर बना, जबकि पहले से कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर नहीं था। तो प्राइमरी सक्सेशन में ही है ये, प्राथमिक अनुक्रमण में। अब देखिए बेटा इसकी स्टेजेस। अच्छा, अपन लाइकेन की भी यहाँ दो स्टेज बना सकते हैं। वैसे सीधा लाइकेन आ सकता है, लाइकेन को भी दो में बांट दो आप। तो देखो लाइकेन स्टेज को तो अपन ऐसे कहते हैं कि इसकी सबसे फर्स्ट स्टेज आपकी होती है बेटा लाइकेन स्टेज। लाइकेन स्टेज, लाइकेन अवस्था। अब लाइकेन अवस्था को अपन यहां बांट देंगे दो अवस्थाओं में। सबसे पहले अपन यहां ले लेंगे ए, क्रस्टोज लाइकेन। क्रस्टोज लाइकेन यानी परपटी में सेवाक। तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि जो बिल्कुल खुली नग्न चट्टानें थी, जहां बिल्कुल नमी नहीं थी, पोषक तत्व नहीं थे, एकदम शुष्क स्थिति थी, उन शुष्क चट्टानों पे, उन नग्न चट्टानों पे सर्वप्रथम पाइनियर प्लांट के रूप में, पुरोगामी समुदाय के रूप में कौन उगते हैं? क्रस्टोज लाइकेन। लाइकेन का कौन सा प्रकार? क्रस्टोज लाइकेन, परपटी में सेवाक, क्रस्टोज लाइकेन स्टेज। यस बेटा। तो अपन कहेंगे कि ये पाइनियर प्लांट्स, पायोनियर प्लांट्स, यानी बेटा ये पुरोगामी समुदाय के रूप में आए। पुरोगामी समुदाय सर्वप्रथम ये पाइनियर प्लांट के रूप में उगते हैं, यानी पुरोगामी समुदाय के रूप में आए। यस बेटा। अब ये उन नग्न खाली चट्टानों पे कैसा फैलाव दर्शाते हैं? क्षैतिज फैलाव दर्शाते हैं। क्षैतिज फैलाव। क्षैतिज फैलाव क्या होता है बेटा?
यानी एकदम जो बेरोक थी, मान लो ऐसे नग्न चट्टान थी, कोई टाइप का ऑर्गेनिक मैटर नहीं था, कोई नमी नहीं थी, पोषक तत्व नहीं थे, तो उनके ऊपर जैसे ये लाइकेन थी तो ये बिल्कुल क्षैतिज यानी ऐसे चिपकी हुई, अप्रेस्ड यानी चिपकी हुई अवस्था में ऐसे ये लाइकेन आई थी। बात को समझ रहे हैं? तो आपने कहा कि ये क्षैतिज फैलाव दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं बताओ? क्षैतिज फैलाव। ये लाइकेन क्षैतिज फैलाव दर्शाते हैं। कौन? क्रस्टोज लाइकेन। बिल्कुल सब जो चट्टान है उससे चिपके रहते हैं, अप्रेस्ड रहते हैं। यस, क्षैतिज फैलाव दर्शाते हैं। यस बेटा। और आप जानते हैं बेटा कि ये कार्बनिक अम्लों का स्त्रवण करते हैं, सिक्रेशन करते हैं कार्बनिक अम्लों का। तो बेटा आप समझ सकते हैं कि कार्बनिक अम्लों का स्त्रवण करते हैं, या कार्बनिक अम्ल क्या करते हैं? विमुक्त करते हैं। कार्बनिक अम्ल विमुक्त करते हैं। और कार्बनिक अम्ल विमुक्त करते हैं तो फिर तुम जानते हो उस कार्बनिक अम्ल विमुक्त करने से चट्टानों की ऊपरी परत का विघटन होता है। चट्टानों की ऊपरी परत का विघटन। तो मैंने लाइकेन की दो प्रारूप बना दिए। तो सबसे पहले पाइनियर इनको कह दिया, वरना आप ओवरऑल भी कह सकते हो कि नग्न चट्टानों या शुष्क चट्टानों पर पाइनियर प्लांट के रूप में, पूर्वगामी पादपों के रूप में सर्वप्रथम लाइकेन उगती हैं। और ये लाइकेन कार्बनिक अम्ल विमुक्त करती हैं, जो चट्टानों की ऊपरी परत के विघटन में, थोड़ी बहुत विदरिंग में, अपक्षय में सहायक हैं। यस बेटा। अरे बोलो, बात को समझे? तो आप जानते हैं कि भी ये इन लाइकेन के बीजाणु आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? बीजाणु। अब सुने बेटा, चट्टान की ऊपरी परत का तो विघटन होगा ही होगा, लेकिन चट्टान की ऊपरी परत का विघटन तो हो ही हो, साथ साथ में कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी तो आना चाहिए। तो ध्यान से सुनना यहां पर कि अपन बात करते हैं बेटा कि भाई चट्टानों या चट्टान की ऊपरी परत का विघटन कार्बनिक अम्लों के माध्यम से। चट्टान की ऊपरी परत का विघटन किस कार्बनिक अम्लों के कारण है? तो चट्टान की ऊपरी परत का विघटन। यस बेटा। और प्लस कुछ लाइकेन की वहां पर क्या हो जाएगी? मृत्यु। और मृत्यु होगी तो फिर साथ में क्या होगा? अपघटन, है ना? अपघटक जीवाणु आ जाएंगे, क्या करेंगे? अपघटन करेंगे। अब चट्टान की ऊपरी परत का विघटन यानी अपक्षय, और कुछ लाइकेन की मृत्यु और अपघटन, जिससे क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिक मैटर। जिससे क्या बन जाएगा भी? ऑर्गेनिक, मतलब कार्बनिक पदार्थ। तो आप जानते हैं कि जब चट्टान की ऊपरी परत का थोड़ा सा विघटन होगा और कुछ लाइकेन की मृत्यु अपघटन होगी, कार्बनिक पदार्थ बन जाएंगे, तो वहां आंशिक थोड़ा बहुत मृदा निर्माण होगा। वहां थोड़ा बहुत क्या होगा बेटा? मृदा निर्माण। बात को समझे? वहां थोड़ा बहुत क्या होगा? मृदा निर्माण। ये लो जी, मृदा निर्माण हो गया, थोड़ा बहुत आंशिक। यस। अब आंशिक मृदा निर्माण वहां पर हो गया। अब आप जानते हो कि यही समुदाय अगले समुदाय को आमंत्रण देगा। अच्छा सुने, इसके फॉर्म में कौन कौन आते हैं? जैसे क्रस्टोज लाइकेन कौन कौन है? तो जैसे मैं एग्जांपल यहां पे लूं कि राइजोकार्पोन है, ये राइजोकार्पोन, जैसे राइजोकार्पोन है बेटा। यस, ये आपके हैं क्रस्टोज लाइकेन। ये अपन बात करें कि राइनोडीना ग्रेफिस, या मैं दूं ग्रेफिस, ग्रेफिस, राइनोडीना, खैर इनको ज्यादा याद नहीं रखना आपको, ये याद रखना राइजोकार्पोन। यस बेटा। तो ये आपके हो गए क्रस्टोज लाइकेन। क्या हो गए बेटा? क्रस्टोज लाइकेन। अब आप दिमाग लगाएं कि क्रस्टोज लाइकेन, भाई लाइकेन के मर्त अवशेष चट्टानों के कणों में मिल जाते हैं, तो दूसरे समुदाय
दूसरे समुदाय पूर्व समुदाय का स्थान ले लेंगे, यानी अगले समुदाय को आमंत्रण मिलेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक मैटर आ गया। यस बेटा, तो अगले समुदाय को यहाँ पर आमंत्रण मिलेगा, यानी वही कह रहे हैं ना अपन, जो स्वजनित की ओर बढ़ेंगे। तो अब देखो बेटा कि इस लाइकेन की अगर अपन बी स्टेज ले, तो बी स्टेज आपकी होती है फोलियोज लाइकेन। फोलियोज लाइकेन आपके होते हैं बेटा पर्णिल सेवाक, सेवाल नहीं सेवाक, लाइकेन कवक और सेवाल का सहजीवन है ना। तो अब आपका आ जाएगा बेटा फोलियोज लाइकेन स्टेज, फोलियोज लाइकेन स्टेज, यानी धीरे धीरे क्रस्टोज लाइकेन का स्थान कौन ले लेंगे? पर्णिल। परपटी में सेवा का स्थान कौन ले लेंगे? पर्णिल सेवाक, यानी क्रस्टोज लाइकेन। यस बेटा, ये थोड़े पर्णमय होते हैं और मर्दा को थोड़े ज्यादा घेरेंगे और कार्बनिक अम्ल का और स्त्राव करेंगे, जिससे मर्दा का निर्माण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मर्दा का निर्माण क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। तो आप क्या कहोगे कि ये पत्तियों जैसी संरचना रखते हैं, लीप लाइक, पत्तियों जैसी संरचना रखते हैं। फिर ये भी क्या निकालेंगे? कार्बनिक अम्ल का स्त्राव करेंगे, कार्बनिक अम्लों का स्त्राव करेंगे। फिर स्वयं की मृत्यु अपघटन, खुद की मृत्यु, कुछ की मृत्यु होगी तो मृत्यु अपघटन होगा, तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, यानी मृदा निर्माण क्या होगा? बढ़ेगा। मृदा निर्माण क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। जैसे आप जानते हो कि पारमेलिया, एग्जाम्पल इसका पारमेलिया है। बात को समझे? तो ये आपके हो गए फोलियोज लाइकेन। क्या हो गए बेटा? फोलियोज लाइकेन स्टेज, पारमेलिया। यस बेटा, और आप जानते हैं कि अब थोड़ा मृदा निर्माण और बढ़ गया, तो अब ये दूसरे समुदायों को स्थान देंगे, यानी आमंत्रण देंगे, और अगले समुदाय के लिए स्थितियां अनुकूल हो गई। स्थितियां अनुकूल हो गई तो अगले समुदाय को आमंत्रण करेंगे। तो हालांकि ये लाइकेन स्टेज होगी, जिसमें दो मैंने आपको बता दी, क्रस्टोज लाइकेन और फोलियोज लाइकेन। यस बेटा, अब देखिएगा कि जो दूसरी स्टेज होती है किसकी? जीरो सिरे की, लिथो सिरे की, है ना बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस अवस्था। तो बेटा ये कई बार नीट के अंदर क्वेश्चन आ गया, क्योंकि आप 11th के अंदर जब डायवर्सिटी पढ़ते हो तो वहां एक ब्रायोफाइटा टॉपिक आता, तो वहां एक लाइन लिख रखी है कि ब्रायोफाइटा का ज्यादा कोई आर्थिक महत्व नहीं है, उनका कोई इकोनॉमिक इंपोर्टेंस नहीं है, लेकिन वो ग्रेट इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस, यानी बहुत बड़ा पारिस्थितिक महत्व रखते हैं। क्यों? क्योंकि अनुक्रमण में बहुत सहायक है। वहां लिख रखा है लाइकेन समेत समस्त मोस, लाइकेन समेत समस्त मोस पारिस्थितिक अनुक्रमण में भाग लेती है, और उन्होंने मृदा निर्माण को बढ़ावा दिया था पृथ्वी पर, और उन्होंने जो स्थलीय बड़े वृक्ष हैं उनके लिए अनुकूल स्थितियां बनाने का प्रयास किया था, तभी स्थलीय वृक्ष आ पाए थे। वरना एक टाइम था कि स्थल पे कोई वनस्पति नहीं थी, नग्न चट्टान थी बेटा केवल। अरे बोलो यस। तो वहां लिख रखा है ना। तो देखिए अब आपकी आ गई मोस अवस्था। तो अब लाइकेन ने कुछ ऐसी स्थितियां बना दी, थोड़ी बहुत मृदा बना दी, हालांकि अभी भी शुष्कता ही है, और ये ऐसी मोस आएगी जो शुष्क स्थितियों में वृद्धि कर सके। बात को समझे? यानी बेटा ऐसी मोस अब आएगी जो आप जानते हैं बेटा कि शुष्क स्थितियों में वो वृद्धि कर सके, है ना बेटा। तो आप जानते हैं बेटा कि अब जैसे जैसे थोड़ी आंशिक मृदा निर्माण हो गया, आंशिक मृदा निर्माण होने से, आंशिक मृदा निर्माण होने से, यस बेटा, अब आप जानते हो कि कौन आ जाएगा? मोस। तो अब आप जानते हैं कि जीरोफाइटिक मरुद्भिद, तो वो मरुद्भिद ही है क्योंकि शुष्क स्थितियों में वृद्धि करेगी। तो जीरोफाइटिक मोस यानी मरुद्भिद मोस वृद्धि करती है। और बेटा वहां पर आपका एक अच्छा एग्जाम्पल था कि वो मोस जो सबसे ज्यादा अनुक्रमण में भाग लेती है, पॉलीट्राइकम। कौन सी मोस होती है? एग्जाम्पल आप दे दोगे पॉलीट्राइकम, सॉरी पॉलीट्राइकम। यस बेटा,
तो ये आपकी आ गई मोस अवस्था कि चट्टानों पर जब मृदा की पतली परत बन गई तो कई मरुद्भिद मोस, पॉलीट्राइकम भी है, फ्यूनेरिया भी है। पॉलीट्राइकम और उसके बाद में कौन है, फ्यूनेरिया भी भाग लेती है, फ्यूनेरिया भी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होती है बेटा, ये आपकी होती है पॉलीट्राइकम। तो पॉलीट्राइकम है, फ्यूनेरिया है, ये आपकी ग्रिमिया है, ये सीधे खड़े होने वाली है और ये अधिक ह्यूमस की मात्रा इकट्ठी करती हैं, अधिक ह्यूमस की मात्रा इकट्ठी करती हैं। तो ये आपकी स्टेज कौन सी होगी बेटा, मोस स्टेज, है ना। और ये शुरू में तो आंशिक मृदा में, कम मृदा में उगने वाली मोस ही होती है, और जीरोफाइटिक मोस मरुद्भिद मोस होती है, और पॉलीट्राइकम या फ्यूनेरिया। और आप जानते हो लीवरवट के बाद जो मोस थे, मोस में तनासम पत्तीसम, तने के समान और पत्ती समान संरचना जो सीधे खड़े थे, और फिर उनकी मृत्यु अपघटन हुई। मृत्यु अपघटन होगा तो मृदा का निर्माण और ज्यादा आगे बढ़ेगा। आप समझ सकते हैं बेटा कि मृदा का निर्माण और आगे बढ़ेगा तो फिर आप जानते हो तीसरी स्टेज आएगी। ऐसी स्थितियां बन जाएगी कि ये नए आवास को आमंत्रित करेंगी और वो आवास इसका प्रतिस्थापन कर देगा। यस बेटा। तो अब आप ध्यान दो कि इस जीरो सिरे के अंदर जो नेक्स्ट आपकी स्टेज है वो बेटा क्या है, वो आपकी है, उसको आप चाहे ग्रासलैंड स्टेज बोल दो और चाहे हर्ब स्टेज बोल दो, साक अवस्था, हर्ब स्टेज। तो हर्ब स्टेज, साक अवस्था, तो बेटा आप उसको साक अवस्था बोल दो और चाहे आप उसको बोल दो ग्रासलैंड स्टेज, ग्रासलैंड स्टेज। यस मेरे बेटा। तो देखिए बेटा अब आपकी आ गई हर्ब स्टेज या ग्रासलैंड स्टेज, घास अवस्था। क्लियर। और आप जानते हो बेटा कि घास अवस्था में मैंने आपको बताया था कि पहले एनुअल ग्रास, एक वर्षीय घास आती है, जैसे पोहा ये। और जब आप जानते हो कि ये इनकी जड़ें चट्टानों को तोड़ देती है और अधिक ह्यूमस या नमी पैदा करती है, तो आप कहते हो कि हर्ब स्टेज, साक अवस्था। पहले इसके अंदर एक वर्षीय घास, एक वर्षीय घास, जैसे अपन बात बेटा कि पोआ आपकी होती है, पोआ ये एक वर्षीय घास है। तो इनकी जड़ें चट्टानों को तोड़ देती है, तोड़ देती है। यस बेटा। और आप समझ सकते हैं कि नमी बढ़ती है, नमी अवस्था बढ़ रही है ना, ह्यूमस अवस्था बढ़ती है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है घास की मृत्यु अपघटन से। तो एक वर्षीय घास के बाद क्या आ जाती है, बहुवर्षीय घास, पेरेनियल ग्रास, बहुवर्षीय घास। तो फिर नेक्स्ट बेटा आप जानते हैं कि बहुवर्षीय घास आ गई। समझे नहीं समझे। और बेटा जैसे जैसे सक्सेशन हो रहा है, पादप जातियों का प्रकार बदलता है तो जंतु जातियों का प्रकार भी साथ साथ में बदलता है और अपघटक भी बदलते हैं। बात को समझ रहे हो आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो कि एक वर्षीय घास के बाद क्या आ गई, बहुवर्षीय घास। तो बहुवर्षीय घास इन चट्टानों पर सतह पर अब एक वर्षीय घास प्रतिस्थापित हो जाती है और बहुवर्षीय आपकी आ जाती है, जैसे एडियंटम है, हिटेरोपोगोन है। खैर इनको जरूरी नहीं आपको याद करें। और अब क्या होगा कि अच्छे से चट्टानों का अपक्षय हो गया और मृदा निर्माण बढ़ गया और अच्छे से अधस्तर यानी सबस्ट्रेटम, अध स्तर सबस्ट्रेटम तैयार हो गया, सबस्ट्रेटम तैयार हो गया। तो आप जानते हैं बेटा जैसे बहुवर्षीय घास, इन्होंने अधस्तर को, सबस्ट्रेटम को, एडियंटम ने इन्होंने बहुत अच्छा तैयार कर दिया भाई। अब तुम जानते हो बेटा कि जैसे ही बहुवर्षीय घास के बाद बहुत अच्छी सबस्ट्रेटम तैयार हो गया, मृदा निर्माण आपका अच्छे से बढ़ गया, चट्टानों का भी अच्छा पक्ष हो गया, ह्यूमस भी बढ़ गया, तो फिर हर्ब स्टेज के बाद जो चौथी स्टेज है, चौथी स्टेज वो आ जाएगी सरब स्टेज। सरब स्टेज यानी झाड़ी अवस्था, झाड़ी अवस्था, सरब स्टेज यानी जो मध्यम आकार के वुडी काष्ठी वृक्ष आ जाते हैं सरब स्टेज के अंदर, तो आपकी होती है झाड़ी अवस्था। घास साक अवस्था में काफी मृदा बन जाती है, क्योंकि घासों के
पार्ट टूटते हैं तो आप जानते हो कि अच्छी मृदा बन गई, तो फिर प्रतिस्थापित होकर आपकी आ गई सर्व स्टेज, झाड़ी अवस्था। यस बेटा। और आप जानते हो बेटा कि ये जो झाड़ी अवस्था है, सर्व स्टेज है, इसमें आप जानते हो कि जैसे मरुद्भिद अनुक्रमण में जिज्जिपस बेर, जिज्जिपस यानी क्या, बेर, और कुछ मध्यम आकार के काष्ठीय वृक्ष कैपेरिस, कैपेरिसरीय विकसित हो जाते हैं। तो क्या आ गई बेटा, सर्व स्टेज। क्या आ गई बताओ, सर्व स्टेज, झाड़ी अवस्था और मध्यम आकार के काष्ठीय वृक्ष। तो अब आप जानते हो बेटा कि मृदा निर्माण और बढ़ेगा, ह्यूमस की मात्रा और बढ़ेगी, और ऐसे होते होते अब अपन चरम समुदाय पे आएंगे, क्लाइमैक्स कम्युनिटी पे आएंगे। तो आप समझ सकते हो बेटा कि जो लास्ट स्टेज इसकी है वो आप जानते हो कि क्लाइमैक्स स्टेज है, चरम प्रावस्था है। तो बेटा देखो, यानी जो लास्ट स्टेज है बेटा जीरो सिरे की, मरुद्भिद अनुक्रमण की, तो देखिएगा आप, वो आपकी होगी फॉरेस्ट स्टेज, और लास्ट में वन ही आने होते हैं, फॉरेस्ट स्टेज, वन अवस्था। और बेटा ये जो वन अवस्था आ गई ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी, चरम समुदाय, चरम समुदाय। अब बड़े बड़े वृक्ष आएंगे इसमें चरम समुदाय में। तो बताओ, संख्या और आकार बढ़ा, जैव भार बढ़ रहा है, और जब तरह तरह के वृक्ष आएंगे तो जंतु भी और तरह के आएंगे, तो जैव विविधता भी क्या होगी, बढ़ेगी। यस बेटा। तो फॉरेस्ट स्टेज आ गई, क्लाइमैक्स कम्युनिटी, चरम समुदाय आपका आ गया, है ना बेटा। पहले आप जानते हो कि मध्यम आकार के वृक्ष आए थे, फिर धीरे धीरे और वृक्ष, लेकिन पहले मरुद्भिद प्रकृति के वृक्ष आते हैं, और फिर ऐसे होते 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 आप जानते हो कि समोद्भिद पौधे, समोद्भिद पौधे, तो समोद्भिद पौधे विकसित हो जाएंगे। अपन कहेंगे समोद्भिद मीजोफाइट्स ट्रीज, यानी समोद्भिद वृक्ष विकसित हो जाएंगे। यस बेटा। तो समोद्भिद वृक्ष बेटा विकसित हो जाएंगे। तो आप जानते हो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती क्या है, मीजोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जैसे ओक, मैपल, ऐसे वृक्ष आ जाएंगे। बात को समझ रहे हैं आप, ओक है, मैपल है। तो इसके साथ ही आपका जो जीरो सिरे है, इसकी मैंने सारी स्टेजेस बता दी। अच्छा, आपको मैं बिल्कुल ऐसे क्रम बनाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग देखो मैं आपको सारी बात इसमें और समझा दूंगा। और बेटा कुछ अनुक्रमण में आपको क्या करना है, अगर नगन चट्टान से शुरुआत हो, चट्टान का अपक्षय बढ़ता जाना है, मृत्यु अपगठन होने से फिर आगे बड़े बड़े पादपों का मृत्यु अपगठन होगा, तो ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और मर्द कार्बनिक पदार्थ बढ़ते रहेंगे तो डिकम्पोजर उनका अपगठन करेंगे, तो खनिज का स्रोत या खनिज भी बढ़ते जाएंगे। पोषण संरक्षण, न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन, तो वो बढ़ता जाएगा, पोषण संरक्षण। तो आप जानते हैं कि फिर बड़े वृक्षों के योग्य हो जाएगा आवास, तो मीजोफाइट्स आ जाएंगे, यानी समोद्भिद वृक्ष आपके आ जाएंगे। यस बेटा। तो देखिएगा कि अब मैं इसको एक आपको ऐसे, क्योंकि एनसीईआरटी में आपके कभी भी स्टेजेस पूछ जाते हैं, सीधी स्टेजेस का मैं आपको बना देता हूं जीरो सिरे का। यस, तो जीरो सिरे का आपको मैं बना देता हूं, क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए। हाँ तो बेटा मैंने कहा था कि जीरो सिरे की अब आपको सारी स्टेजेस ऐसे संक्षेप में बताता हूं, यानी एक लाइन में बताता हूं जो बहुत बार आ जाती है। तो देखो, इस जीरो सिरे में या लिथो सिरे में नग्न चट्टान पे सबसे पहले कौन सी स्टेज आई भाई, लाइकेन स्टेज। बताओ क्या स्टेज आई बेटा, लाइकेन स्टेज। हालांकि अपने लाइकेन को भी ए और बी दो में बांट दिया था, क्रस्टोज लाइकेन, परपटी में सेवाक, और फोलियोज लाइकेन, पर्णिल पत्तियों जैसी लाइकेन। तो ये लाइकेन स्टेज आई, लाइकेन अवस्था, लाइकेन अवस्था। अब आपको कभी भी जीआर्क मतलब शुष्कारंभी अनुक्रमण या मरु अनुक्रमण की अवस्थाएं पूछ ली जाए, लिथोसियर की अवस्थाएं पूछ ली जाए, तो लाइकेन स्टेज। लाइकेन स्टेज के बाद बताओ क्या है बेटा आपके सामने, बताओ मॉस स्टेज, मॉस प्रावस्था।
और मॉस में जो सबसे प्रमुख है वो पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम, तो बताओ मॉस स्टेज ही आई ना। मॉस के बाद आप जानते हो कि ग्रास विकसित हुई थी, हर्ब स्टेज। हर्ब स्टेज, तो आप जानते हो कि ग्रासलैंड, ये अब तुम जानते हो कि घास बहुत सारे परिवर्तन करती है। घास खुद ही ऐसे परिवर्तन करती है समुदाय में। ये पहले ये ऐसा समुदाय की इतने परिवर्तन करता है कि आगे के समुदाय के लिए उसको योग्य बना देता है। यस, तो लाइकेन स्टेज हो गई, मॉस स्टेज हो गई, हर्ब स्टेज हो गई, ग्रासलैंड अपन कह रहे हैं। और फिर आप समझ सकते हो बेटा कि हर्ब स्टेज के बाद जब घास की खुद खूब सारी मृत्यु अपघटन हुआ, कार्बनिक पदार्थ, मृदा, ह्यूमस अच्छा बढ़ गया, तो आप जानते हैं कि क्या स्टेज आ गई, सर्ब स्टेज, झाड़ी अवस्था। जी बस झाड़ी अवस्था आ गई, सर्ब स्टेज आ गई, आगे ना सर्ब स्टेज। और इसमें मीडियम जो ट्री, काष्ठी वृक्ष, वुडलैंड स्टेज, वुडलैंड स्टेज, तो ये यहां लिख दें अपन कि भाई वुडलैंड स्टेज। दो तो कोई जरूरी नहीं इसको अपन कहें, बाकी सर्ब में आ जाते हैं मध्यम वृक्ष के वृक्ष और झाड़ियां इसी में आ जाती हैं, तो वुडलैंड स्टेज है ना, यानी मध्यम आकार के काष्ठीय वृक्ष की ओर अपन जा रहे हैं। और फिर बेटा तुम जानते हो कि पहले मरुद्भिद वृक्ष आते हैं, फिर वो समोद्भिद उन पे प्रभावी हो जाते हैं कि नमीरी बढ़ जाती है, वहां बरसात होने लग जाएगी। तो ये ऐसे होने से आप जानते हो फिर आप क्या आ जाते हैं, फॉरेस्ट। और वो जो फॉरेस्ट होते हैं वो किस कैटेगरी के होते हैं, मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स, समोद्भिद, समोद्भिद। और बेटा तुम अच्छे से जानते हो कि ये आपकी होती है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स कम्युनिटी यानी चरम समुदाय। क्लाइमैक्स कम्युनिटी, चरम समुदाय। और आप जानते हैं बेटा कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी हमेशा क्या होती है, समोद्भिद, क्योंकि वो वातावरण के प्रति बहुत ज्यादा साम्य अवस्था में होती है। जब तक बहुत बड़े परिवर्तन नहीं होंगे, जब तक ये समुदाय मतलब प्रतिस्थापित नहीं होगा, क्योंकि ये लास्ट स्थायी समुदाय आ गया। अब सुनो, ये तो थे बेटा क्या, पाइनियर प्लांट्स, पुरोगामी, पाइनियर्स, पाइनियर प्लांट्स, पुरोगामी समुदाय, जो मूल अन्वेषक नग्न चट्टानों पर सबसे पहले आए, कार्बनिक अम्ल निकाला, थोड़ा ऊपरी परत का विघटन किया, खुद की मृत्यु अपघटन हुआ, तो ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ बढ़े, मृदा निर्माण हुआ, ऐसे होते होते ये आप जानते हैं तो पाइनियर हो गए। और ये जितने भी स्टेजेज है अस्थायी समुदाय, ये अस्थायी समुदाय, तो ये आपकी क्या हो गई, सीरल स्टेजेज। सीरल स्टेजेज जो बीच की संक्रमण अवस्था है, ट्रांजिशन है, लेकिन ये अस्थायी है, टेम्परेरी है। और ऐसे होते 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 ये आपका स्थायी समुदाय आ गया, चरम समुदाय, स्थायी, स्टेबल कम्युनिटी। यस, तो वो समोद्भिद होगा। तो बताओ ये एकदम शुष्क कंडीशन से, जिरिक शुष्क कंडीशन से किधर अग्रसर हुआ, मिजिक की ओर। किधर अग्रसर हुआ बेटा, और मिजिक की ओर अग्रसर हुआ। और हर अनुक्रमण ही ऐसे ही होगा। अब देखिए इसके बाद में ये मैंने आपको सारी स्टेजेस बता दी ऐसे। यस बेटा, अब देखिए बेटा कि इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट अब सेकंड आपका हाइड्रोसिरे, जलारंभी अनुक्रमण। तो जो हाइड्रोसिरे है बेटा, हाइड्रोसिरे जलारंभी अनुक्रमण, तो मेरे बेटा सुनिए, हाइड्रोसिरे या जलारंभी अनुक्रमण जो होता है वो क्या है और उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो बेटा ध्यान दो कि हाइड्रोसिरे जो नवनिर्मित तालाब में शुरू होगा, कुछ दो चार लाइन बता देता हूं। तो बेटा आप समझ सकते हो कि हाइड्रोसिरे जो आप जानते हैं कि नवनिर्मित तालाब में शुरू होने वाला। यस बेटा, हाइड्रोसिरे जल की अत्यधिक अधिकता है, जलारंभी अनुक्रमण, जलारंभी अनुक्रमण, हाइड्रोसिरे। हाइड्रोसिरे बेटा तुम जानते हो कि एकदम नवनिर्मित तालाब में शुरू होगा, नवनिर्मित तालाब में। यस बेटा,
हाइड्रोसिरे। और आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जो हाइड्रोसिरे है, जलारंभी अनुक्रमण, ये आप जानते हो बेटा कि यह है प्राइमरी, प्राथमिक, प्राइमरी, प्राथमिक, ऑटोजेनिक, स्वजनित। क्योंकि जो भी समुदाय वो तालाब में खत्म होगा, नए को आमंत्रण देगा। बात को समझे, बाहर तो कहीं जाएगा नहीं। तो प्राइमरी, ऑटोजेनिक और प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव यानी अग्रगामी, विकासशील। तो प्राइमरी, ऑटोजेनिक और प्रोग्रेसिव सक्सेशन है। अनुक्रमण है। यस मेरे बेटा, बात को जानते हो। और एकदम नवनिर्मित तालाब, जलाशय, जहां पहले से कोई प्रकार का ऑर्गेनिक मैटर नहीं हो, पहले से कोई भी प्रकार का कार्बनिक पदार्थ नहीं है, वहां ये शुरू होगा। यस बेटा। अब देखिए इसकी स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अवस्थाएं, स्टेजेस। और अच्छे से आपको एनसीईआरटी ने दे रखी इसकी स्टेजेस। जैसे सबसे पहले नवनिर्मित तालाब में फाइटोप्लैंक्टन स्टेज आएगी, सूक्ष्म पलवकीय, डायटम, बीजीए, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। यस। और फिर आप जानते हो कि पादप पलव की अवस्था के बाद जल में डूबे हुए पादप आएंगे, जल निमंगन, वेलेस्नेरिया, हाइड्रिला, जल निमंगन अवस्था आएगी, है ना, सबमर्ज्ड जल निमंगन। फिर मुक्त पलावी आएगी, रीड स्वयं आएगी, मार्स मिड्डो आएगी, कच्छ सारदल, और ऐसे वैसे स्क्रब होते होते आपका फॉरेस्ट पे अपन जाएंगे। तो बेटा देखो कि एक नवनिर्मित तालाब जानते हो, जैसे एक कोई भी तुम एक घर के अंदर एक टैंक बनाओ, तो टैंक बनाते हो ना, तो टैंक के अंदर पानी भरो। अब तुम टैंक में पानी भरते हो तो एकदम ट्रांसपेरेंट, साफ स्वच्छ जल, क्योंकि कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। अगर बालू रेत भी है तो मिट्टी के कण दिख जाएंगे, वहां कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, लेकिन एकदम ट्रांसपेरेंट दिखेगा। लेकिन उसी टैंक को तुम बंद कर दो, 2-3 महीने तक प्रकाश थोड़ा बहुत जाता रहे, तो वहां शैवाल से आ जाएंगे। फिर वो पानी उथला गर्म होता जाएगा, पेंदे में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 आप जानते हो कि कैसे देखना अनुक्रमण होगा। तो ये सारी स्टेजेज जो हाइड्रोसिरे की स्टेजेज है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में, और उसी के साथ अपन स्टार्ट कर देंगे बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता और उसका संरक्षण टॉपिक। बायोडायवर्सिटी इट्स कंजर्वेशन, तो जैव विविधता और उसका संरक्षण। तो बेटा मैं बिल्कुल आरेख बना दूंगा एक बोर्ड के ऊपर, और बिल्कुल आपको अच्छे से जो हाइड्रोसिरे की स्टेजेज समझा दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा कि कुछ बातें यहां पर मैंने आपको पहले से बात कर ली। देखो हाइड्रोसियर, हाइड्रोसियर या हाइड्रार्क यानी जलारंभी अनुक्रमण। अब जलारंभी अनुक्रमण एकदम नवनिर्मित तालाब में, नवनिर्मित तालाब में या कोई भी नवनिर्मित जलाशय है, जैसे झील भी हो सकती है वो, तो आप जानते बेटा कि नवनिर्मित जलाशय से शुरू होगा। अच्छा, जलारंभी जो अनुक्रमण है, आपने क्या कहा बेटा, यहां पर पढ़ रहे हैं कि प्राइमरी है, मतलब प्राथमिक ही है, क्योंकि एकदम नवनिर्मित तालाब में शुरू हो रहा है तो पहले से कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, तो प्राइमरी है। ऑटोजेनिक है, स्वजनित, है ना बेटा। और प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव अनुक्रमण है, प्रोग्रेसिव। यस बेटा। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, देखो यहां प्राइमरी है तो मुख्य अनुक्रमण तो 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। कि अगर ऑर्गेनिक मैटर हो, सॉरी ऑर्गेनिक मैटर नहीं हो, किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिक मैटर नहीं हो, तो वहां स्टार्ट होगा आपका प्राइमरी सक्सेशन। और पहले से ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है, अधस्तर या मृदा मौजूद है, लेकिन किसी कारणवश नष्ट हो गया, तो फिर वैसी जगह पे स्टार्ट हो रहा वो सेकेंडरी है। फिर आपने 2 पॉइंट पढ़े होंगे, उनसे आप डिस्टर्ब होता ना। ऑटोजेनिक का मतलब होता है कि अनुक्रमण हो रहा तो कोई भी स्टेज, जैसे कोई भी स्टेज होगी, जैसे वहां अपने बताया लिथोसियर के अंदर की घास आ गई, तो घास की मृत्यु अपघटन है, तो घास खुद ही ऐसे परिवर्तन करेगी, अगला जाए, तो वो आपका होता है ऑटोजेनिक। और एलोजेनिक का मीन क्या होता है, एलोजेनिक का मीन होता है कि कोई दूसरा कारक पीछे धकेल दे उसको, वो आपकी अवस्था क्या होती है, एलोजेनिक होती है। तो यहां आप देखिए बेटा कि ये प्राइमरी प्राथमिक होगा, ऑटोजेनिक स्वजनित होगा। अभी मैं आपको यहां बिल्कुल ये सारी बात आपके सामने क्लियर कर दूंगा, सत्यापित कर दूंगा कि कैसे होगा। तो देखो प्राइमरी प्राथमिक होगा, ऑटोजेनिक स्वजनित होगा, और प्रोग्रेसिव यानी आपको मैंने प्रोग्रेसिव होगा, फॉरवर्डेड, ये हाइड्रोसियर। अब देखिएगा बेटा इसकी अवस्थाएं स्टेजेज। तो इस हाइड्रोसियर के अंदर देखो सबसे पहले अवस्था आती है फाइटोप्लैंक्टोनिक स्टेज, यानी सूक्ष्म पादप पलव की अवस्था, पादप पलवक अवस्था
सूक्ष्म पादप प्लवक की अवस्था। यस बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये नवनिर्मित तालाब है, एकदम नवनिर्मित तालाब है। अब नवनिर्मित तालाब है तो देखो वहां अपन ने लिख दिया कि मैंने आपको कल भी कहा था कि इसका सुंदर एग्जाम्पल है, जैसे घर में अपन टैंक बनाते हैं सीमेंटेड, तो टैंक बनाए है और उसके अंदर अपन ने पानी डाला तो कुछ बालू रेत हो सकती है, कुछ कण नीचे सीमेंट या बालू रेत के, बाकी आपको एकदम ट्रांसपेरेंट पारदर्शी जल दिखाई देगा। तो नवनिर्मित तालाब, अब नवनिर्मित तालाब में बिल्कुल पारदर्शी जल है, आरंभ में कोई कार्बनिक पदार्थ नहीं है, आरंभ में कोई कार्बनिक पदार्थ नहीं है और बिल्कुल पानी ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। यस बेटा। और कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। अब कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, वहां अगर कोई सक्सेशन स्टार्ट होता है तो क्या है, प्राइमरी। एक बात क्लियर कर दी मैंने, ठीक है। अब बेटा ध्यान दीजिए कि ऐसे तालाबों में पाइनियर प्लांट के रूप में, पाइनियर प्लांट के रूप में यानी पूर्वगामी समुदाय के रूप में, तो पूर्वगामी समुदाय के रूप में कुछ स्पोर बीजाणु आते हैं और वो किसके, सूक्ष्म प्रकाश संश्लेषी सजीव, सूक्ष्म प्रकाश संश्लेषी सजीव जैसे डायटम, डायटम डेस्मिड। अच्छा, डायटम डेस्मिड को आपने 11th में क्या कहा था, क्राइसोफाइट्स, समुद्र के मुख्य उत्पादक या क्राइसोफाइट्स, जलीय पारितंत्रों में सबसे मुख्य उत्पादक होते हैं क्राइसोफाइट्स, जो पादप प्लवक होते हैं, डायटम और डेस्मिड या साइनोबैक्टीरिया। तो इनके स्पोर आते हैं तो ये संरचना यहां पर आ जाएगी। अच्छा, ये नग्न आंखों से दिखाई नहीं देगी, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देगी, तो ये सूक्ष्म प्लवक की संरचनाएं आ गई। उत्पादक, प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर्स आ गए, आ गए बेटा प्रोड्यूसर्स, डायटम और साइनोबैक्टीरिया। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि डायटम और साइनोबैक्टीरिया आ गए, तो इनको आप कहोगे सूक्ष्म प्लवक की संरचनाएं। अब आप ध्यान देना, अब देखो बेटा जी कि कुछ समय पश्चात, थोड़ा सा समय गुजरेगा तो तालाब में जूप्लैंक्टन यानी इन फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले कौन आ जाएंगे, जूप्लैंक्टन, जंतु प्लवक, यानी जो अधिकतर विभिन्न जीवों के क्या होते हैं, लार्वा। तो विभिन्न जीवों के लार्वा आ जाएंगे, जूप्लैंक्टन आ गए, जंतु प्लवक आ गए। अच्छा, थोड़े ही समय में फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन यानी जो प्लवक हैं, चाहे वो पादप प्लवक हो और चाहे जंतु प्लवक हो, तो फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन की क्या होगी, मृत्यु। क्या होगी बेटा, मृत्यु, है ना। तो मृत्यु अपघटन होगी, अपघटक आएंगे। तो तालाब की कीचड़ में, मतलब नीचे जो बालू रेत के कण है, वहां तालाब की कीचड़ में थोड़ा सा कार्बनिक पदार्थ आएगा। यस, तो मृत्यु और अपघटन होने से तालाब की कीचड़ में कार्बनिक पदार्थ जमा हो जाते हैं। तो देखो यहां तालाब की कीचड़ के अंदर कार्बनिक पदार्थ जमा हो गए कीचड़ में कार्बनिक पदार्थ, बोलो। और पतली ह्यूमस की पतली परत, बिल्कुल ह्यूमस की पतली परत, थोड़े से ह्यूमस की पतली परत बन गई। अब सुनो बेटा, इस समुदाय ने स्वयं ने ऐसे परिवर्तन किए कि इसका प्रतिस्थापन हो जाए, ये तो चला जाए, इसके स्थान पे दूसरा आपका आ जाए। और दूसरी स्टेज इसमें क्या होती है, जलारंभ अनुक्रम में सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, जल निमंगन पादप अवस्था, जल निमंगन पादप अवस्था। तो फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले जूप्लैंक्टन आ जाएंगे और जूप्लैंक्टन अधिकतर विभिन्न जीवों के लार्वा होते हैं। और जब फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन की मृत्यु अपघटन होगी तो तालाब की कीचड़ में थोड़े से ऑर्गेनिक मैटर पहुंचेगा और तालाब के पेंदे की तरफ अपन बात रहे कि कीचड़ में जब कार्बनिक पदार्थ जमा होंगे तो ह्यूमस की पतली परत बनेगी। पतली परत बनेगी तो अगला समुदाय आ जाएगा सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, जल निमंगन अवस्था। तो बताओ क्या हो गया, ऑटोजेनिक। यस बेटा। और अभी देखना, आकार बढ़ेगा, विविधता भी बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा, प्रोग्रेसिव। जैव भार बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्रोग्रेसिव, फॉरवर्डेड। बोलो। तो मेरी बात सुनो बेटा कि यहां अपन बात करें कि ये आपकी अगली स्टेज आ गई सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, जल निमंगन पादप अवस्था। यस बेटा। तो ध्यान दीजिएगा कि भाई प्लैंक्टन के अपघटन से ह्यूमस थोड़ा सा बना तो नए पादप समुदाय के लिए आधार बनता है। और नए पादप समुदाय के रूप में आप जानते हैं कि सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, पहले जल निमंगन आएंगे, जैसे वेलिस्नेरिया है, हाइड्रिला है, जोस्टेरा है, सिरेटोफाइलम है, ये आपके जल निमंगन पादप आ गए। यस, ये जल निमंगन
जल में डूबे हुए, और ये जो ह्यूमस की पतली परत है इसमें जड़ित है। बात को समझे? तो सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, जल निमंगन पादप अवस्था। बात को समझ रहे बेटा? अब आपके पास में सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज आ गई है ना बेटा। तो अब आप जानते हो कि अब जैसे इनमें से ये जो सबमर्ज्ड हैं, ये वेलेस्नेरिया, इनकी भी तो कुछ की समय बाद में मृत्यु अपघटन होगा। तो जैसे ही मृत्यु अपघटन होगा, इनकी मृत्यु अपघटन होगी वेलेस्नेरिया हाइड्रिला की, तो मृत्यु और अपघटन, तो कीचड़ में मृदा निर्माण और बढ़ेगा, कीचड़ में मृदा निर्माण और बढ़ेगा। और अब जल में जब कीचड़ में मृदा निर्माण बढ़ेगा, डिकम्पोजर इनका डिकम्पोजिशन करेंगे, अपघटन करेंगे, तो जल में पोषकों की मात्रा बढ़ती है। जल में पोषक न्यूट्रिएंट्स की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। अब न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की, खनिजों की मात्रा बढ़ गई, तो नेक्स्ट स्टेज आपकी तीसरी स्टेज क्या आ गई? फ्लोटिंग स्टेज, प्लावीय अवस्था। कौन सी स्टेज आ गई? प्लावीय अवस्था। अच्छा सुनो, प्लावीय अवस्था के अंदर मुक्त प्लावी, एक तो होती है मुक्त प्लावी, मुक्त प्लावी जो फ्री फ्लोटिंग, मतलब जल की सतह पर आराम से तैरते रहते हैं। आइकोर्निया है, पिस्टिया है, साल्विनिया है, जैसे एजोला फर्न है, तो ऐसे बहुत सारे है ना बेटा। यानी मैं आपको बता दूं कि आइकोर्निया है, एजोला है, वुल्फिया है, लेमना है ना, साल्विनिया, पिस्टिया, कुछ मैंने लिख दिए, आइकोर्निया, पिस्टिया, साल्विनिया, तो ये मुक्त प्लावी है ना, फ्री फ्लोटिंग, जो सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं। और इनमें से कुछ आपके होते हैं रूटेड फ्लोटिंग, होते तो प्लावी हैं लेकिन जड़ित प्लावी। जैसे साइड में जो ये ऑर्गेनिक मैटर है ना, ये ह्यूमस है यहाँ, तो यहाँ जड़ित होते हैं ये, तो ये आपके हो गए जैसे ट्रापा, सिंगाड़ा या नीलंबो, कमल, लोटस। तो आप जानते हैं कि ट्रापा है, सिंगाड़ा है, नीलंबो यानी ये कमल है, विक्टोरिया या निम्फिया, या फिर क्या आ जाएगा? निम्फिया, निम्फिया। यस बेटा। तो ये देखो यहां जड़ित हैं, तो ये दोनों हो गए, लेकिन आएंगे किसमें? फ्लोटिंग स्टेज में, फ्री फ्लोटिंग, मुक्त प्लावी और जड़ित प्लावी। हो गया बेटा। तो ये तीसरी स्टेज हो गई, हो गई। अब आगे से आगे प्रोसेस चलता रहेगा। अब आप जानते हो बेटा कि देखो ये जल से बाहर है ना मुक्त प्लावी, तो ये वाष्पोजन भी करेंगे, तो जल की कमी होगी, तो जल आपको थोड़ा कम होगा। यहाँ ऑर्गेनिक मैटर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और अब दिमाग लगाने वाली बात करना कि जो मुक्त प्लावी है ना, ये जल की पूरी सरफेस को कवर कर लेंगे, ढक लेंगे, ढक लेंगे, तो नीचे प्रकाश नहीं पहुंचेगा, प्रकाश नहीं पहुंचेगा, जो पहले कुछ रह गए थे जल निमंगन, वो पूरी तरह से अपघटित हो जाएंगे यहाँ पे, और कीचड़ में ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस और ज्यादा बढ़ जाएगा। बात को समझ रहे हो? तो अब देखो आपकी एक स्टेज हो गई फाइटोप्लैंक्टोनिक स्टेज, दूसरी आपकी स्टेज हो गई सबमर्ज्ड, तीसरी फ्लोटिंग। अगर पादपों के नाम देता है तो डायटम, डायटम के बाद वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया के बाद आइकोर्निया। बोलो बेटा यस। अब देखो अगली स्टेज आ जाती है जो फोर्थ स्टेज है। कौन सी स्टेज है बेटा? फोर्थ स्टेज। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट फोर्थ स्टेज आपकी आ जाती है अब अपन एक बात करेंगे पहले थोड़ी सी, फिर अपन फोर्थ स्टेज वही बात कर लेंगे। मतलब कि जो प्लावी पादप है, प्लावी पादप वे जल की सतह को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, सतह को पूरी तरह से ढक लेते हैं। यानी प्लावी पादप जल की सतह को पूरी तरह से ढक लेते हैं। यस बेटा। और आप जानते हैं कि इस कारण से नीचे प्रकाश नहीं पहुंचता है, प्रकाश नहीं पहुंचता है। अब लाइट नहीं पहुंचेगी तो आप समझ सकते हो बेटा कि धीरे धीरे जो
धीरे धीरे जल निमग्न पौधे तालाब से पूरी तरह से विलुप्त हो जाते हैं। पूरी तरह से विलुप्त हो जाते हैं। यस बेटा, देखो ये इनकी मृत्यु अपघटन तो तब भी होती है, कुछ की मृत्यु अपघटन हो जाती है, लेकिन जैसे ही पलावी अवस्था आ जाती है ये पूरी सरफेस को कवर कर लेगी। पूरी सरफेस को कवर कर लेगी तो फिर नीचे प्रकाश नहीं जाएगा, तो ये तो पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। और यहां ऑर्गेनिक मैटर और बढ़ने से ये फ्लोटिंग प्लांट अच्छे से फ्लोट करेंगे। यस, अब आप ध्यान दो कि ये फ्लोट करेंगे और आप जानते हो कि भाई अब ये वाष्पोत्सर्जन भी अच्छा करेंगे। वाष्पोत्सर्जन तो अधिक वाष्पोत्सर्जन से जल की हानि तीव्र गति से होती है। जल की हानि तीव्र गति से होती है। यस बेटा, और आप जानते हैं कि तेजी से घटती है, तो जल की मात्रा तेजी से घटती है। अच्छा बेटा, और बात सुने आप, जल की मात्रा तेजी से घटती है, इसमें वाष्पीकरण भी, मान लो गर्मी पड़े तो इसमें वाष्पीकरण भी सहायक है। वाष्पीकरण भी सहायक है भाई, कुछ वाष्प के रूप में उड़ जाता है। बात को समझे? यस, अब आप ध्यान दें तो ऐसा होने से अब आपकी जो स्टेज आएगी वो 4th स्टेज आपकी होगी, और वो जो 4th स्टेज है उसको आप क्या कहेंगे? रीड स्वैम्प स्टेज। रीड स्वैम्प स्टेज क्या कहेंगे बेटा? रीड स्वैम्प स्टेज, है ना। यानी उसको अपन क्या कह सकते हैं? उभयचर अवस्था भी। रीड स्वैम्प स्टेज को अवस्था को अपन एम्फीबियन स्टेज भी कहते हैं। यानी बेटा क्या कहते हैं? उभयचर अवस्था। यस मेरे बेटा, अब सुनो, उभयचर अवस्था, रीड स्वैम्प स्टेज। भाई इसको अपन उभयचर अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मतलब कम गहरे और छिछले पानी में, भाई पानी की तो हानि हो गई तो पानी कम गहरा और छिछला हो गया। पानी कम गहरा और छिछला हो गया, और आपको अच्छे से पता है कि जो तालाब है, तालाब में जो पेंदा है उसका तालाब का तो आप समझ रहे बेटा कि तालाब के पेंदे में कीचड़ भी बढ़ रहा है और ऑर्गेनिक मैटर मतलब ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ रहा है। ये लो जी, तो बेटा आप समझ सकते हो कि तालाब की कीचड़ में ये ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस बढ़ रहा है, बढ़ गया, और पानी की मात्रा कम कम होती जा रही है। पानी की मात्रा कम हो गई तो कम गहरे और छिछले पानी में, कम गहरे और छिछले पानी में अब देखो कुछ उभयचर पौधे, उभयचर पौधे मतलब जैसे आधा भाग तो उनका यहां जल में या मृदा में से जड़ित, और ऐसे उभयचर पौधे, तो ये अपन बात उड़ा की ये आपकी होगी रीड स्वैम्प स्टेज। रीड स्वैम्प स्टेज। यस बेटा, तो आप जानते हैं बेटा कि भाई ऐसे बहुत सारे पौधे कीचड़ में जड़ित
बहुत सारे पौधे जो कीचड़ में जड़ित है लेकिन आधा भाग क्या है, बाहर है। तो आप कहोगे कि पौधे कीचड़ में जड़ित, कीचड़ में जड़ित, रूटेड, लेकिन इनका बड़ा भाग बाहर, है ना बेटा। तो ध्यान दीजिए, कीचड़ में जड़ित लेकिन एक बड़ा भाग बाहर, जल के बाहर, बड़ा भाग बाहर है। तो आप क्या करेंगे, अधिक वाष्पोत्सर्जन, खूब ज्यादा मात्रा में वाष्पोत्सर्जन करेंगे। यस बेटा, और बहुत ज्यादा वाष्पोत्सर्जन करेंगे। भाई कीचड़ में जड़ित लेकिन इनका अधिका बड़ा भाग जल के बाहर, तो अधिक वाष्पोत्सर्जन, तो जल की बहुत जल्दी से कमी होगी। और बेटा आप जानते हो कि इसके अंदर कौन कौन हो सकते हैं, जैसे सेजिटेरिया है, जैसे टाइफा है, टाइफा एग्जाम्पल टाइफा, सेजिटेरिया, और अपन बात रहे कि टाइफा, या जैसे रूमेक्स, रूमेक्स क्या हो जाएगा, रूमेक्स। यस बेटा, तो ये कौन सी स्टेज हो गई, रीड स्वैम्प स्टेज, एम्फीबियन स्टेज, उभयचर अवस्था। यस बेटा, अब देखिएगा कि अब इसके बाद तुम जानते हो कि ये एम्फीबियन जो पौधे हैं, जल का बहुत सारे जल का वाष्पोर्जन कर देते हैं और ह्यूमस और गाद जमा कर देते हैं। ह्यूमस और गाद, यहाँ पे ह्यूमस और गाद जमा कर देते हैं और जल की मात्रा बहुत ज्यादा घट जाती है। बात को समझे बेटा। तो अब आप जानते हो कि अगली अवस्था अपने आप ही अगला समुदाय आएगा, और वो जो अगला समुदाय होगा बेटा, वो आपका क्या होगा, मार्स मिडो स्टेज। नेक्स्ट कम्युनिटी क्या होगी बेटा, मार्स मिडो स्टेज। तो ये चौथी होगी। अब आ जाओ पांचवी पे। तो बिल्कुल क्रम से बेटा, ध्यान से, दिमाग लगाकर, और आपको क्या करना है, जल की मात्रा धीरे धीरे कम करनी है, ह्यूमस की मात्रा बढ़ानी है। बोलो, तो पौधों का आकार बढ़ता जाएगा, जैव भार बढ़ता जाएगा। बोलो यस बेटा। तो अब आप ध्यान दें, नेक्स्ट आपकी जो स्टेज आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी बेटा मार्स मिडो स्टेज। तो ये कौन सी आएगी, पांचवी, मार्स मिडो स्टेज। कच्च सारदल आपको अवस्था दे रखी होगी, मार्स मिडो स्टेज, यानी अब दलदल सी अवस्था आपकी आ जाएगी, है ना बेटा, मार्स मिडो स्टेज। तो अपन कहते हैं कि मार्स मिडो स्टेज में जो मार्स है वो किसके लिए दिया है, दलदली क्षेत्र, दलदली क्षेत्र, या इसको अपन सेजेज, सेजेज अवस्था भी कहते हैं अपन। यस बेटा, सेजेज। तो मार्स मिडो स्टेज आ गया, या आपके सामने सेज स्टेज भी आ गया। क्या आ गया बेटा, सेज स्टेज, सेज अवस्था कह दो, सेज अवस्था। अब सुनो, इन्होंने बहुत ज्यादा वाष्पोर्जन किया तो जल की मात्रा तो बिल्कुल न के बराबर, और ये कीचड़ ह्यूमस आपका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो फिर आपका केवल क्या रह जाएगा, दलदल, दलदली क्षेत्र। अब दलदल आपका रह गया, उसको आपने क्या कह दिया, मार्स मिडो स्टेज। तो आप कहोगे कि जल की गहराई बहुत बिल्कुल कम हो गई, और अब आप जानते हैं कि भाई आपकी दलदली अवस्था आ गई। क्या आ गई बताओ, दलदली अवस्था। तो देखिएगा, या चलो इससे दे देता हूं मैं, आराम से आप देखें। तो बेटा मैंने ऐसे पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आपको मैंने सारे डायग्राम बनाकर बता दिए। ये लो जी, ये पूरा जल की मात्रा कम होकर ये आपका क्या हो गया, दलदल हो गया, दलदल से भर गया। बात को समझ रहे हैं आप। तो पूरा आप जानते हो बेटा कि यहां दलदल से भर गया, और दलदल से भर गया और ऐसे आया शुष्क सा थोड़ा कीचड़ आपका बन गया ऐसे, और ये बिल्कुल दलदल से भर गया,
है ना बेटा, यानी दलदली क्षेत्र। अब समझते हो कि दलदल क्षेत्र में हर कोई तो वृद्धि कर नहीं सकता है। और यहाँ पे कुछ अपन बात बड़ा कि सेजेज मतलब ग्रासेज होती हैं, जो टाल मड्डी ग्रासेज होती हैं, है ना बेटा। तो आप जानते हैं कि जो सेजेज होती हैं, मैं आपको बता दूं, इस फॉर्म में ये भूवर्षीय जो घासें आपकी होती है सेजेज, ये आप जानते हैं बेटा कि सेजेज यहाँ पे होती हैं। ऐसे तो आप समझ रहे हैं बेटा कि यहां पर सेजेज विकसित हो जाती हैं। क्या विकसित हो जाती हैं? सेजेज कीचड़ के अंदर। और थोड़ा पानी यहां तो है, लेकिन यहां तो बिल्कुल ही क्या बन गया, कीचड़ सा। और इस कीचड़ के अंदर आप जानते हैं कि ये सेजेज विकसित हो गई। ये लो जो लंबी लंबी टाल मड्डी ग्रासेज, टाल मड्डी ग्रासेज। तो यहां कौन विकसित होगी बेटा? टाल मड्डी ग्रासेज, कीचड़ में उगने वाली लंबी घासें। ये लो जी, कीचड़ में उगने वाली लंबी घासें, टाल मड्डी ग्रासेज। यस बेटा। अच्छा सुनो, और आप जानते हो कि कीचड़ में उगने वाली लंबी घासें, है ना, यहां पर मुख्य रूप से पाई जाती हैं। और आप जानते हो जैसे सिम्बोपोगोन है, या कैरकस है, साइपेरस, साइपेरस, ऐसी कीचड़ में उगने वाली लंबी ग्रासेस ये आपकी हो गई। अब बेटा देखिए कि जो नेक्स्ट स्टेज आएगी यहां पे, है ना बेटा। अब देखिए कि भाई अब वाष्पोर्जन इतना ज्यादा होगा, एकदम शुष्क मृदा बन गई। अब शुष्क मृदा बन जाएगी क्योंकि पानी खत्म हो जाएगा वाष्पोर्जन होकर, अब शुष्क मृदा बन जाएगी। शुष्क मृदा बन जाएगी तो ये जलोद्भिद पौधे तो वैसे ही विलुप्त होने वाले हैं, जलोद्भिद पौधे चले जाएंगे। अब तो स्थल सी बात हो जाएगी, यानी जलोद्भिद पौधे चले जाएंगे, तो कुछ ऐसे पौधे आएंगे जो उन स्थितियों को सहन कर सके, और फिर कैसे ना कैसे करके आप जानते हैं कि चरम समुदाय आ जाए, मीजोफाइट्स आ जाए। क्या आ जाए बेटा? मीजोफाइट्स। तो देखो अब कैसे अगले पादपों के लिए अवस्थाएं बनती है। तो ये जो कीचड़ है ना, कीचड़, ये कीचड़ वायु के संपर्क में आती है। तो जैसे ही कीचड़ वायु के संपर्क में आती है, वायु के संपर्क में आ जाएगी कीचड़, है ना बेटा। तो इस कीचड़ में उपस्थित अमोनिया, जो अमोनिया है NH3, उसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यस बेटा। और वो नाइट्रेट में बदलती है। किस में बदलती है? नाइट्रेट में, है ना बेटा। तो देखो कि कीचड़ जैसे ही वायु के संपर्क में आती है तो कीचड़ में उपस्थित अमोनिया का ऑक्सीकरण होता है, वो नाइट्रेट में बदलती है। और इस कीचड़ में जो सल्फाइड होता है, सल्फाइड होता है, वो बेटा किस में बदलता है? सल्फेट में बदलता है, सल्फेट में। तो आप जानते हो कि ये जब ऐसा होता है कि कीचड़ वायु के संपर्क में आती है तो अमोनिया ऑक्सीडेशन होकर नाइट्रेट में, और सल्फाइड उसमें है वो सल्फेट में, और वहां पानी की कमी हो गई, अब कुछ भी नहीं है, तो आप जानते हैं कि जलोद्भिद पौधे वैसे ही खत्म होंगे। तो ये सारी स्टेज, जब ये नाइट्रेट सल्फेट बनता है तो आप जानते हो कि ये स्थितियां स्थलीय पौधों के लिए उपयुक्त हैं, स्थलीय पौधों के लिए उपयुक्त। तो बेटा आप समझ सकते हो कि ये स्थलीय पौधों के लिए क्या है? उपयुक्त है ये स्थितियां। तो स्थलीय पौधों के लिए उपयुक्त स्थितियां बनती गई, बात को समझे। तो फिर पांचवी स्टेज आपकी आ गई मार्स मिडो। तो मार्स मिडो के बाद में आपकी आ जाती है बेटा अपने आप ही सरब स्टेज और स्क्रब स्टेज, यानी वुडलैंड स्टेज आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वुडलैंड स्टेज। तो नेक्स्ट स्टेज में आपको बताता हूं, छठी स्टेज। ये लो मेरे बेटा, जो छठी स्टेज है यहां पे, वो क्या आ जाएगी? और ये तो आपको केवल समझाने के लिए, बाकी केवल नाम याद रखने हैं, लेकिन थोड़ी सी चीजों को समझने के लिए। यस बेटा। तो देखिए अब आपकी हो जाएगी छठी स्टेज,
तो छठी स्टेज है स्क्रब स्टेज या सरब। सरब यानी क्या होती है? झाड़ी या मध्यम आकार के वृक्ष, स्थलीय वृक्ष, तो सरब स्टेज आ गई। या फिर अपन इसको क्या कहते हैं? वुडलैंड स्टेज आ गई, वुडलैंड स्टेज। यस बेटा। अब ध्यान दीजिएगा कि इस श्रब स्टेज या मतलब वुडलैंड स्टेज में सेज मिडो छोटे वृक्ष या जैसे राइजोम युक्त झाड़ियां और ऐसी झाड़ियां जो जलाक्रांत वाटर लॉक्ड, क्योंकि कीचड़ और सूख जाएगी, कीचड़ और सूख जाएगी तो जलाक्रांत स्थिति वाटर लॉक्ड स्थिति को सहन कर सकें, जलाक्रांत स्थिति को सहन कर सकें, है ना बेटा। तो इस स्टेज में कौन आती है? छोटे वृक्ष, मध्यम आकार के वृक्ष, छोटे वृक्ष तथा झाड़ियां आती है, झाड़ियां आती है जो जलाक्रांत अवस्था को सहन कर सके या लवणीय स्थिति को भी सहन कर सके, ऐसी झाड़ियां विकसित होती है। यस बेटा। और इसके अंदर देखो मैं आपको जैसे एग्जांपल करवा देता हूं, पोपुलस, वो झाड़ी आपकी होती है पोपुलस। बात को समझ रहे हैं? जैसे पोपुलस है, सेलिक्स है ना, या जैसे ट्रमेलेरिया है, ऐसी अपन बात रहा कि झाड़ी जो जलाक्रांत स्थिति को सहन कर सके। बस इतना आपका ध्यान रखना है। तो ये आपकी होगी क्या? मतलब जलाक्रांता मतलब वाटरलॉक्ड कंडीशन को सहन कर सके, तो ये आपकी क्या होगी बेटा? सर्ब स्टेज हो गई। अब झाड़ी के बाद में जब फिर अनुकूलता होती जाती है, फिर वापस झाड़ियां आ गई तो फिर वापस नमी बनती है और वर्षा का चक्रण बदलता है, तो धीरे 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 वहां पर क्या आ जाते हैं? फॉरेस्ट क्या विकसित हो जाते हैं? फॉरेस्ट स्टेज, फॉरेस्ट स्टेज, वन अवस्था, वन प्रावस्था। और तुम जानते हो कि जो वन प्रावस्था है वो आपके क्या है? चरम समुदाय, चरम समुदाय यानी क्लाइमैक्स कम्युनिटी, क्लाइमैक्स कम्युनिटी मेरे बेटा। यस। और चरम समुदाय हमेशा हमेशा क्या होगा? मीजोफाइट्स, समोद्भिद, यानी ना वो जल की कमी ना अधिकता, समोद्भिद वन विकसित हो जाएंगे, समोद्भिद अनुकूल परिस्थितियां और बड़े फॉरेस्ट, बड़े फॉरेस्ट। अब इस दौरान देखो आकार बढ़ा, विविधता बढ़ी, संख्या बढ़ी, एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बड़ों की ज्यादा होती है ना, एनपीपी बढ़ी। हाँ, बायोटिक पोटेंशियल जो जैव जनन विभव वो घटा। बात को समझे? और न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन, सोयल के अंदर आप जानते हैं कि न्यूट्रिएंट का कंजर्वेशन भी क्या बढ़ गया। तो ये आप जानते हैं कि फॉरेस्ट स्टेज आपकी आ गई, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और यहां अपन बात रहे कि जैसे वन अवस्था, काष्ठी वृक्ष। यस बेटा। तो टेक्सस है, एबीज बालसमिया है, या चौड़ी पत्ती वाले वन हो जाएंगे तो ओक, सिलिक्स, ये आपके आ गए। बोलो बेटा। तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी आएगी मीजोफाइट्स। अब दिमाग लगाएं, अपन इन सारे स्टेजेस को ऐसे अपन शॉर्ट में लिखते हैं जो आपके नॉर्मल एनसीईआरटी ने दे रखी है। तो देखिए कि शॉर्ट में अपन लिखते हैं तो कैसे हाइड्रोसिरे संपन्नवार क्या क्या स्टेज आई। तो मैं आपको शॉर्ट में लिखकर उससे सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे, बताता हूं। तो समझ में आया आपके कि प्राइमरी भी है, उसके बाद ऑटोजेनिक तो हो ही गया, तालाब की तालाब में काम हो रहा है, अगला समुदाय बनता जा रहा है, और प्रोग्रेसिव है ही। तो देखिए मेरे बेटा कि जो हाइड्रोसियर है, हाइड्रार्क हाइड्रोसियर, इसमें अगर अपन बेटा देखो अवस्थाएं देखते हैं तो मेरे बेटा देखिएगा, देखो सबसे पहले पाइनियर प्लांट आए। पाइनियर होते हैं पुरोगामी समुदाय। तो यहां पाइनियर प्लांट के रूप में बताओ क्या है? फाइटो प्लैंक्टोनिक स्टेज, यानी पादप पल्लव की अवस्था। बोलो। नवनिर्मित तालाब में
जहां आरंभ में कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं था, और ये सूक्ष्म पलव की सतह पर प्रकाश को लेकर प्रकाश संश्लेषण करती है ना। फिर आप इनको खाने वाले जू प्लैंकटन आ गए, विभिन्न जीवों के लार्वा, मृत्यु अपघटन हुआ तो थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा। तो अब अस्थायी समुदाय, ट्रांजिशन स्टेज जो आई पायनियर के बाद में, तो ये आपकी ट्रांजिशन स्टेज चलती गई, संकरण या बीच में अस्थायी समुदाय। बात को समझिए। तो असमुदाय के रूप में क्या क्या है, जिसमें आपको बात करूं कि अस्थायी समुदाय के रूप में क्या क्या है बताओ। ये तो पायनियर हो गए ना, उसके बाद अस्थायी समुदाय के रूप में क्या क्या है बताओ। तो इसके बाद में देखो ये अस्थायी समुदाय हो गए। तो देखो कि इसके बाद नेक्स्ट जो अस्थायी समुदाय था तो वो आपके क्या आ गए बेटा, सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, यानी जल निमग्न अवस्था, जल निमग्न अवस्था आ गए। फिर आपकी स्टेज क्या है बेटा, जल निमग्न के बाद में क्या है बताओ। जल निमग्न के बाद में आपकी आ गई फ्लोटिंग स्टेज, फ्लोटिंग स्टेज, प्लावी अवस्था ही तो आई थी ना, और वहां मेन तो क्या थी, फ्री फ्लोटिंग, मुक्त प्लावी, मुक्त प्लावी अवस्था, समझ ना। पहले ह्यूमस की पतली परत बनती है इनकी मृत्यु से, तो सबमर्ज्ड आते हैं, जल में डूबे हुए, जल निमग्न पौधे। फिर आपके आते हैं क्या, फ्लोटिंग स्टेज, फ्लोटिंग स्टेज। फिर आपकी क्या आती है बेटा, नेक्स्ट अगली ट्रांजिशन आपकी आ जाएगी, वो आपकी है रीड स्वैम्प स्टेज। रीड स्वैम्प स्टेज जो उभयचर हैं, एम्फीबियन है, एम्फीबियन आ गई। फिर क्या है बेटा आपके सामने, मार्स मिडो, कत्सारदल, मार्स मिडो स्टेज। फिर बेटा आपके सामने क्या आई, मार्स मिडो के बाद में जो स्क्रब या सरब, झाड़ी अवस्था वाला सरब स्टेज। और फिर आपके पास में ये आपका हो गया क्लाइमैक्स कम्युनिटी, क्लाइमैक्स। तो क्लाइमैक्स के रूप में क्या आया, फॉरेस्ट, और ये आपके हैं मीजोफाइट्स 1। ये लो जी, ऐसा ही हुआ। देखो सब सर्वप्रथम आने वाला पाइनियर और सबसे अंत में स्थायी आने वाला फॉरेस्ट, मीजोफाइट्स, बीच में आपकी सीरल स्टेजेज। तो ये आपकी क्या हो गई, सीरल स्टेजेज। और ये पूरा कर्मक, ये सिरे हो गए हाइड्रो सिरे। तो ये संपूर्ण सब कुछ ये आपका क्या हो गया, सिरे। अब ये किधर से किधर बढ़ा, यहां जल की कमी हुई बेटा निरंतर, क्योंकि बहुत ज्यादा जल था, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता गया, मलबा ह्यूमस बढ़ता गया, वाष्पोषण जल कम होता गया, एक स्थिति आ गई जलोद्भिद रह ही नहीं सकते। फिर शुष्क जलाक्रांत में झाड़ी, आते 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 फिर आप जानते हो कि वापस से आपका क्या हुआ, शुष्क से वापस थोड़ा सा नमी यानी मिजिक। तो ये किधर अग्रसर हुए, हाइड्रिक से मिजिक। किधर अग्रसर हुए बेटा, हाइड्रिक से मिजिक, मिजिक, क्योंकि चरम समुदाय हमेशा क्या होगा, मीजोफाइट्स संबोधित। अच्छा, इसको अगर अपन प्लांट के एग्जाम्पल से लें, प्लांट के एग्जाम्पल से लें तो देखो आप ले लो डायटम। डायटम, डायटम क्या है बेटा, ये फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, पादप प्लवक। उसके बाद में सबमर्ज प्लांट में कौन सा ले लोगे, वेलिस्नेरिया, एक एग्जाम्पल। अब यहां हाइड्रिला भी आ सकता है, वेलिस्नेरिया या हाइड्रिला, लेकिन ज्यादातर वेलिस्नेरिया। फिर देखो फ्लोटिंग में क्या लोगे, फ्लोटिंग में, तो फ्लोटिंग में साल्विनिया ले सकते हो या आइकोर्निया। तो आइकोर्निया, सॉरी आइकोर्निया, जलकुंभी होती है ना, या फिर क्या हो सकता है, साल्विनिया, एजोला, बहुत सारे हैं, पिस्टिया, लेमना, है ना। तो डायटम, वेलिस्नेरिया, आइकोर्निया। फिर देखिए यहां पर रीड स्वैम्प स्टेज में जो उभयचर थे, जो रीड स्वैम्प स्टेज थी, तो आप जानते हैं कि रीड स्वैम्प स्टेज में क्या हो सकता है, टाइफा। क्या हो सकता है बेटा, टाइफा, है ना, टाइफा हो सकता है, यस बेटा। फिर देखो मार्स मिडो, तो ये जो मार्स मिडो स्टेज है ना, मार्स मिडो, इसमें क्या आई थी, सेज। सेज यानी
जो घासें आई थी, तो हर्ब हो गई ना घासें, लेकिन ये बहुवर्षीय घासें थी, टाल मडी ग्रासेस, लंबी दलदली घासें। फिर देखो यहाँ पर स्क्रब सर्ब स्टेज, जो जलाकारांत स्थिति को सहन कर सकती है, झाड़ी अवस्था। तो झाड़ी अवस्था के अंदर कौन आई? सेजेज, मतलब झाड़ी अवस्था में कौन आई? सर्ब। सर्ब में पोपुलस, कौन आया? पोपुलस। और फिर आप जानते हैं कि मीजोफाइट्स, फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट की जगह यहां पर लेने चौड़ी पत्ती वाले वन हैं, तो ओक, क्या ले सकते हैं? ओक, फॉरेस्ट। और ये आपके क्या हो गए? मीजोफाइट्स, मीजोफाइट्स। तो ऐसे आपको एक क्रम पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं? क्रम। सब कुछ बता दिया मैंने, बोलो। अरे बोलो बेटा। यस। अब कुछ एक आधे नोट हैं, उनकी बात डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद आप समझ सकते हैं बेटा कि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भी जो भी नोट है उसके बाद में अपन कुछ बातें करेंगे, भाई क्या क्या चीज हुई, क्या क्या नहीं हुई। यस, तो ये आपका परफेक्ट हुआ। यस, नेक्स्ट देखते हैं अपन। इसलिए बेटा थोड़ा जी जान अगर आप एन साइड शब्दों पे लगाओ। अच्छा सुनो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में बिल्कुल आपको समझ में नहीं बैठेंगे, तो बेटा वहां थोड़ी सी इंग्लिश एनसीईआरटी आपको देखनी होगी। भाई अगर आपको इंडिया का टॉप रैंकर बनना है यार, है, देखो ज्योति कुमार तो अपने फाउंडेशन की बच्ची थी, हिंदी मीडियम की, है ना। आपने लाइव में देखा होगा कि 700 मार्क्स आए हैं। 11th 12th टोटल अपन से, भाई आप समझ रहे हैं कि यहीं पढ़ी हुई, बिल्कुल हिंदी मीडियम। यस, और उसने टॉप किया है ना, और सामान्य सी लड़की, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं। तो ऐसे बेटा आप में अगर जी जान है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अब देखिएगा अपन कुछ बात कहते हैं, है ना बेटा। तो देखो जब ये मीजोफाइट्स आ जाते हैं, समोद्भिद, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, तो जो चरम समुदाय है, मैं आपको एक बात बताता हूं कि चरम समुदाय यानी क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ये बेटा जो चरम समुदाय है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी जिस क्षेत्र में रहता है, क्षेत्र की जलवायु के साथ, क्षेत्र की जलवायु के साथ या जो एनवायरमेंट है, पर्यावरण के साथ, तो क्षेत्र की जलवायु के साथ साम्य अवस्था बनाए रखता है, साम्य अवस्था बनाए रखता है। और साम्य अवस्था बनाए रखता है तभी तो क्या है? स्थायी है, स्टेबल है। यस बेटा। और आप जानते हो कि जब साम्य अवस्था बनाए रखता है तो चरम समुदाय में मतलब छोटे मोटे परिवर्तन होते हैं, छोटे मोटे जलवायु कारण कुछ छोटे मोटे मौसम में चेंज होता है, तो छोटे मोटे परिवर्तन होते हैं, लेकिन समुदाय परिवर्तन नहीं होता है ना बेटा। तो आप जानते हैं कि चरम समुदाय में छोटे छोटे परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे पत्तियां गिर गई ऐसे, है ना, लेकिन आसानी से, लेकिन समुदाय परिवर्तन नहीं होगा। जब तक बहुत बड़ा जलवायु परिवर्तन या कोई बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं हो तब तक समुदाय परिवर्तन नहीं होगा। यस बेटा। अच्छा सुनो, जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है ना, आप जानते हैं कि जो अनुक्रमण की प्रक्रिया किस क्षेत्र में चल रही है, कैसी जलवायु में चल रही है। यस बेटा। तो आप जानते हैं कि अनुक्रमण की प्रक्रिया में जैसे नवनिर्मित तालाब कहां है, अनुक्रमण की प्रक्रिया में चरम समुदाय, जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, चरम समुदाय का निर्धारण, चरम समुदाय का निर्धारण उस क्षेत्र की जलवायु द्वारा होता है। जैसे उस क्षेत्र की जलवायु आर्द्र है, उच्च ताप वाली है, या फिर शुष्क है, कैसी है, तो उस क्षेत्र की जलवायु के द्वारा होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन के द्वारा होता है। जैसे मान लो ये नवनिर्मित तालाब है, अगर ये तालाब में अनुक्रमण हो रहा है, यस बेटा, और ये तालाब में अनुक्रमण हो रहा है, यस बेटा, है ना, और तालाब अगर मान लो कि ट्रॉपिकल रीजन में है, ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अगर वहां रेनफॉल ठीक हो रहा है तो आप समझ रहे हैं बेटा कि ट्रॉपिकल एरिया में हुआ तो वहां जब फॉरेस्ट होंगे
वो ज्यादातर संभावना है फॉरेस्ट की जो वन आएंगे समोद्भिद के रूप में वो एवरग्रीन होंगे, मतलब सदाबहार, सदाबहार। और वहां थोड़ी वर्षा कम हुई तो पर्णपाती, लेकिन ज्यादातर वहां सदाबहार होंगे, उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी सदाबहार। यस बेटा। और अगर मान लो ये तालाब टेम्परेट एरिया में, टेम्परेट एरिया में जानते हो जहां तापमान कम होता है, सर्दी में ज्यादा सर्दी पड़ती है, शीतोष्ण जलवायु में हुई, शीतोष्ण जलवायु में, टेम्परेट में, तो फिर आप जानते हो वहां कैसे वन होंगे, टेम्परेट और डेसिडियोस। डेसिडियोस मतलब एक ऋतु में अपनी पत्तियां गिराने वाले पर्णपाती वन होंगे, पर्णपाती वन। तो भाई कैसा मिजोफाइट्स या क्लाइमेक्स कम्युनिटी, चरम समुदाय कैसे आएगा, ये वहां की जलवायु पे डिपेंड करता है। बात को समझ रहे हैं आप बेटा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ गई। यस बेटा। अब आप जानते हैं कि अनुक्रमण के साथ साथ क्षेत्र की जलवायु में भी समांतर बदलाव होते हैं। अनुक्रमण के साथ साथ क्षेत्र की जलवायु में मान लो अच्छे वन, सदाबहार वन हो गए तो वहां वर्षा खूब होगी, तो वहां की जलवायु क्या हो जाएगी, उच्च ताप वाली और नम आर्द्रता युक्त हो जाएगी। बात को समझे? तो अनुक्रमण के साथ साथ क्षेत्र की जलवायु में भी या पर्यावरण में भी समांतर बदलाव होते हैं। जैसे मृदा निर्माण बढ़ रहा था अभी नवनिर्मित तालाब में, जल की कमी हो रही थी क्योंकि समोद्भिद स्थिति आने के लिए। अरे बोलो, बात को समझ रहे हैं? इसके अलावा देखो बेटा कि देखो अनुक्रमण के साथ साथ पादप जातियां जैसे जैसे बदलती है वैसे जंतु जातियां भी बदलती है और डिकम्पोजर के प्रकार भी बदलते हैं, अपघटक के प्रकार भी बदलते हैं, ये बता दिया। अच्छा बेटा ध्यान दो, अनुक्रमण जैसे जैसे बढ़ता है और अनुक्रमण आगे के समुदाय में बेटा जैसे जैसे बढ़ता है तो उस क्षेत्र की विभिन्न जातियों की इकोलॉजिकल निक्के में विशिष्टता आती है। तो मैंने निक्के बताया था ना, पारिस्थितिक निक्के, उसमें विशिष्टता आती है क्योंकि जाति विविधता, जैव विविधता बढ़ जाएगी तो जातियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो एक सीमित क्षेत्र हो जाएगा भोजन ग्रहण करने के लिए। तो निक्के विशिष्टता, प्रत्येक जीव का अलग अलग, कोई प्रोड्यूसर है, कोई कंज्यूमर है तो शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है। जैसे एक जंगल होता है तो जंगल में बड़े वृक्ष प्रोड्यूसर हैं, शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं और अपघटक भी हैं। तो अलग अलग इकोलॉजिकल रोल, फंक्शनल रोल, कार्यात्मक भूमिका। तो जैसे जैसे सक्सेशन बढ़ता है तो जैव विविधता बढ़ती है, और जैव विविधता बढ़ती है तो सजीवों के इकोलॉजिकल निक्के में विशिष्टता आती है। और इकोलॉजिकल निक्के में विशिष्टता इसलिए आती है कि उनका भोजन ग्रहण करने का जो क्षेत्र वो सीमित होता जाता है, विशिष्ट क्षेत्र होता जाता है, और वो क्या होता जाता है, सीमित होता जाता है। यस बेटा। यानी भोजन ग्रहण करने का व्यवहार कुछ विशिष्ट स्रोतों या सीमित क्षेत्र तक ही सीमित हो जाता है, ये बात है। और आपने जो जैव भार, विविधता, संख्या सब बढ़ाई और एनपीपी बढ़ती है, न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन, पोषण संरक्षण बढ़ता है, ये सारी चीजें सक्सेशन के दौरान बढ़ती है। यस बेटा। तो ये ए टू जेड आपको लाइनें मैंने एनसीईआरटी की और सब कुछ आपको करवा दिया, बहुत मस्त तरीके से इसको आप पढ़ें। किसको बेटा? सक्सेशन को, अनुक्रमण को। यस। नेक्स्ट अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जैव विविधता और उसका संरक्षण। यस बेटा। तो देखो अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जैव विविधता और उसका संरक्षण। हाँ तो बेटा देखो इस लेक्चर में यहीं तक तो सक्सेशन कंप्लीट हो गया आपका, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो आपका नया चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट छोटा चैप्टर है लेकिन 3 क्वेश्चन नीट एग्जाम में हर ईयर आते हैं, बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो जैव विविधता और इसका संरक्षण हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।